Hello, it's Dr. Bhatt here. Today, I would like to give you certain elementary tips or hints regarding atomic number, mass number, atomic mass, and molecular mass. Now, these are the common terms we come across during the courses of our studies in chemistry. Atomic number is related to the identification of an element. Now, I have already made it clear to you that what is an element. तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या होता है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो तत्व की डेफिनेशन या एलिमेंट की परिभाषा, एलिमेंट की डेफिनेशन एक अलग प्रकार से अब आजकल दी जाती है, किंतु बेसिकली मूल रूप से तत्व कोई भी वह पदार्थ है जो अपने से भिन्न हिस्सों में किसी भी प्रकार से विच्छेदित न किया जा सके. An element is a substance which cannot be divided or decomposed into anything other than itself. Well, that is a basic concept. But as known to us, presently, number of elements are so many. We have known and identified 118 elements so far. Each element has been given its own name. हर एलिमेंट का अपना अलग अलग नाम दिया गया है. और मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन तत्वों के नाम और संकेत, सिंबल्स, धीरे धीरे करके याद करें. Make it a regular practice to learn the names of all elements known so far. It's not at all difficult. अगर आप 5 एलिमेंट भी रोज याद करेंगे, सिंबल, और एक विशेष नंबर होता है जो कि हर एक सिंबल को दिया गया है, हर एक एलिमेंट को दिया गया है, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर से ही तत्वों को हम आइडेंटिफाई करते हैं. एलिमेंट is identified by atomic number. Of course, it has its own name also. तो आपको एटॉमिक नंबर और तत्वों का नाम याद करना पड़ेगा. और कृपया please learn it gradually and regularly so that within a few days at least you can learn say nearly 86 elements. Actually there are many more, 118 हैं, लेकिन अगर आप रेडॉन 86 तक पर भी याद कर लें, रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है. हर एक एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से हम आइडेंटिफाई करते हैं. और ये एटॉमिक नंबर क्या होता है इसके बारे में तो हम बहुत ज्यादा आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली अभी एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z के द्वारा बताते हैं. किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर Z करके लिखा जाता है. Z हर एक तत्व का अलग अलग है. हाइड्रोजन का Z यह एटॉमिक नंबर 1 है. ऑक्सीजन का Z यह एटॉमिक नंबर 8 है. सल्फर 16. तो इस तरह से अलग अलग तत्वों का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है. तो आप एलिमेंट क्या है उसको समझते हुए एटॉमिक नंबर और उसका नाम याद कर लें.
ये विशेष रूप से हम आपको बताना चाहेंगे कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट से रिलेटेड है और एलिमेंट के लिए एक शब्द यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, संकेत यूज करते हैं, दैट इज नोन एज वी कॉल इट एज सिंबल। सिंबल, ऑक्सीजन को O, नाइट्रोजन का N, क्लोरीन का Cl, इस तरह से ये सिंबल आप याद करिए और एटॉमिक नंबर याद। और एक्चुअली जब हम आगे और पढ़ेंगे परमाणु संरचना है या एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम ये भी देखेंगे कि ये जो नंबर दिया गया है, इट इज रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ द एटम। एलिमेंट का जो मूलभूत कण है, पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम होता है, परमाणु होता है। परमाणु से छोटा कोई एटम अभी तक नहीं, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स परमाणु के हिस्से होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। एक हिस्सा होता है प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उस परमाणु में होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अभी फिलहाल आपको यही याद रखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको कि हम छोटी अंग्रेजी के P के द्वारा लिखते हैं। और X अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर अगर लिखना है तो सफिक्स के रूप में नीचे एटॉमिक नंबर हम लिख देते हैं। X इज द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ। जैसे Ca इज कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो देखिए हमने कैल्शियम के नीचे 20 लिखा है। ये अक्सर पहले लिखा जाता है नीचे की तरफ, ध्यान दें ये चीज बहुत जरूरी है। और कहीं कहीं पर हम ये देखते हैं कि राइट हैंड साइड में भी नीचे ही लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए सफिक्स, सबस्क्रिप्ट। और इसी एटॉमिक नंबर से किसी एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल धीरे धीरे करके याद करते हैं। फिर एक और दूसरी चीज, दूसरा टर्म भी हम यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मास नंबर। जिस तरह से एटॉमिक नंबर का संकेत Z है, नोटेशन है, संकेत क्या है, नोटेशन Z, उसी तरह से मास नंबर का A है। और मास नंबर क्या है, ध्यान रहे, एलिमेंट का मास नंबर होता है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। एक और चीज हम आगे पढ़ेंगे, यौगिक कंपाउंड, उसका मास नंबर नहीं होता, उसके लिए कोई दूसरा टर्म यूज करते हैं। और मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज ए होल नंबर, बहुत जरूरी है। मास नंबर फ्रैक्शन में या दशमलव अंक में नहीं होता, क्योंकि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये एटम का कंपोजिशन होता है, इसमें जिसके अंदर दो तरह के खास पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। ये तो आगे हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे और आपने थोड़ा सा आइडिया तो आपको पहले भी हो चुका है। So mass number of an element is equal to number of protons plus number of neutrons present in the nucleus of an atom. न्यूक्लियस के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे, दोनों का टोटल सम मास नंबर होता है। मास का मतलब होता है वजन, कितना भार है उसका। तो दोनों प्रोटॉन भी के कारण भी वजन होता है, न्यूट्रॉन के कारण भी वजन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा होल नंबर में, पूर्णांकों में ही रह सकते हैं। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 प्रोटॉन है और 2.6 न्यूट्रॉन है, नहीं होगा। नाउ मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इसको कि हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
एक चीज बहुत जरूरी है कि ये एलिमेंट्स से ही रिलेटेड है, ये दोनों टर्म, एटॉमिक नंबर हो चाहे मास नंबर, और इट कैनॉट बी फ्रैक्शनल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और धीरे धीरे करके आपको, चूंकि ये इनिशियल स्टेज है, धीरे धीरे करके अगर आप पांच पांच भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल वगैरह याद करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको काफी तत्वों के नाम, एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद हो जाएंगे। माइंड इट, रेगुलर प्रैक्टिस इज नेसेसरी विथ डिवीजन। आगे पढ़ने के पहले हम पहले जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करें और तब आगे हम पढ़ें। So that brings perfect. Now, there is another term which has to be learned right now. That is atomic mass. देखिए, कोई confusion, कोई टर्म नहीं होना चाहिए मास नंबर, एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में। Mass number is always a whole number, it cannot be fractional. Mass number is equal to proton plus neutron, the total. And atomic number is equal to the number of protons. तो ये किसी भी एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए या रखना पड़ता है। जैसे आपको क्लासरूम में आप जाते हैं नॉर्मली, तो आप अटेंडेंस कैसे देते हैं? नाम से तो बहुत कम देते हैं, कहीं बहुत जरूरी हुई तो नाम बोलते हैं, नहीं तो नंबर 1 2 3 4 5 like that roll number is allotted to you. So same way an element is identified by atomic number and mass. Next we get into an idea about the mass number. Mass number, it can be fractional, it can be a fraction, or it may be even a whole number also. पूर्णांक भी हो सकता है या दशमलव अंक में भी हो सकता है। और एटॉमिक मास को समझने के पहले जरूरी ये है कि हम थोड़ा सा आइडिया ये ले लें, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या है? देखिए, कोई भी एलिमेंट है वो नेचर में, प्रकृति में पाया जाता है और उसके विभिन्न रूप होते हैं। क्योंकि एलिमेंट वही है इसलिए एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, लेकिन मास नंबर अलग अलग हो सकता है, नेचर में अलग अलग परसेंटेज होते हैं। तो isotopes are the elements having same atomic number but different mass number. मास नंबर अलग अलग होगा। तो और ये नेचर में, जो प्रकृति में जो पाया जाता है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, 17 है, Cl से संकेत है, लेकिन वो क्लोरीन 35 मास नंबर वाला भी होता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 भी होता है। हाइड्रोजन है, बहुत पहला सबसे पहला एलिमेंट जो हम पढ़ते हैं वो हाइड्रोजन, H सिंबल है, संकेत है, एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन उसके 3 अलग अलग आइसोटोप पाए जाते हैं नेचर में। प्रोटियम H1, ड्यूटीरियम जिसका कि मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर वही है, H1 2, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 वहां लिखेंगे, बीच में H। ट्राइटियम 3, मास नंबर 3, एटॉमिक नंबर है। तो मूल एलिमेंट तो वही है, लेकिन क्योंकि उसका अलग अलग मास नंबर है और नेचर में ये अलग अलग परसेंटेजेस में पाए जाते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ पार्ट्स में पाए जाते हैं। 100% हो एक ही एलिमेंट ऐसा नहीं होता। तो
जो हम प्रायः यूज करते हैं नॉर्मली, वो तीनों विभिन्न प्रकार के आइसोटोप्स, किसी एलिमेंट के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, इस तरह से होता है। तो अलग-अलग आइसोटोप अलग-अलग परसेंटेज में जो पाए जाते हैं, उनका हम औसत निकालते हैं, मीन निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, और हम तो बोलते हैं कि ये एवरेज एटॉमिक मास है, या सिंपली एटॉमिक मास बोलते हैं। एवरेज बोलने के लिए कोई जरूरी नहीं। जब हमने एटॉमिक मास बोल दिया, तो it goes without telling that it is an average, it is a mean of the mass numbers of all the naturally occurring isotopes. Mark, naturally occurring, प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी आइसोटोप्स हैं, एक ही तत्व के, उसी तत्व के, उसके मास नंबर का एवरेज है। These isotopes are present in different percentages in abundance in nature. ये तो अलग-अलग परसेंटेज में पाए जाते हैं, अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं भाग के हिसाब से। और चूंकि ये मीन वैल्यू है, औसत है, ये या तो फ्रैक्शन हो सकता है, दशमलव अंक में भी हो सकता है, या पूर्णांक हो सकता है। इट कैन बी इवन ए फ्रैक्शन। अब ये समझने के बाद हमको नॉर्मली प्रायः कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, कुछ ये आइसोटोप्स के परसेंटेजेस दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि इसका एटॉमिक मास निकालिए। हियर इज एन एग्जाम्पल। ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये दिया हुआ है कि हम लोगों ने पाया Ne एक तत्व है, इनर्ट एलिमेंट, नियॉन इसका नाम है, एटॉमिक नंबर 10। लेकिन मास नंबर क्या है? मास नंबर 20 वाला भी नियॉन होता है, 21 भी होता है, 22 भी होता है। ये देखिए मास नंबर हमने ऊपर लिखा, ये इस केस में, नियॉन के केस में 20 भी है, 21 भी है, 22 भी। तो इस तरह से नियॉन नेचर में जो पाया जाता है, वो 90.92%, काफी अधिक मात्रा में नियॉन 20 मिलता है। नियॉन 21.6% मिलता है, 100 भाग में 0.26%, और 22 भी होता है 8.82%। तो इस तरह से हमें परसेंटेज निकालने के बाद, या परसेंटेज मालूम हो, तो एटॉमिक मास हमें निकालना पड़ता है। और हमें क्या करना पड़ेगा एटॉमिक मास निकालने के लिए? केवल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक भाग में कितना है। 100 में इतना है, तो एक में नियॉन 20 कितना होगा, एक में 21 कितना होगा, और उसी एक में 22 वाला कितना होगा। ये देखिए, ये हमने कैलकुलेट किया है। 100 भाग में 90.92 है, तो एक भाग में उसको 100 से डिवाइड कर दिया, यानी 0.9092 हुआ, 18.18 पार्ट बाई वे। ये नियॉन 20 है। इसी तरह से 21 और 22 को निकाल दिए, और ये तीनों को हमने जोड़ दिया, so that gives you the mean average. So the atomic mass of neon is 20.18. That is how we calculate. There is another example, and a number of examples are there. You are required to calculate. परसेंटेज दिया रहता है, या पार्ट्स बाय वेट दिया रहता है अलग अलग आइसोटोप्स के, उसके मास नंबर दिए रहते हैं, और आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ता है। ये तो एक बहुत सीधी सी और सरल एक्सरसाइज है जो आपको करना है। अब उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन इज एन एलिमेंट, नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर 17 होता है, और मास नंबर उसके आइसोटोप पर डिपेंड करता है। एक आइसोटोप होता है क्लोरीन 35,
और दूसरा आइसोटोप होता है क्लोरीन 37, वो क्लोरीन जिसका मास नंबर 35 है और दूसरा 37। नियॉन के केस में 3 आइसोटोप्स थे, हाइड्रोजन के केस में 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, लेकिन 3 ही हो हर एक में ऐसा कोई जरूरी नहीं, एक से ज्यादा होगा। क्लोरीन में 35 37 होता है और ये नेचर में किस रेशियो में पाए जाते हैं? इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3 भाग अगर 35 वाला है तो 1 भाग 37 वाला है। अब इसका हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए फिर वही कैलकुलेशन, तो मैथमेटिक्स का बहुत सिंपल है कि 3 और 1 4, टोटल 4 पार्ट्स बाय वेट contain 3 parts of chlorine 35। okay. तो और 37 का क्या है? 1 पार्ट। तो इस तरह से दोनों को जोड़ करके और 4 से डिवाइड कर दिया। 35 into 3 plus 37 into 1, that is 37 divided by 4. So chlorine is 35.5। अब क्लोरीन का हम जब तक कि जरूरी ना हो, हम क्लोरीन 35 या क्लोरीन 37 नहीं बोलते, हम एटॉमिक मास ही यूज करते। And the atomic mass of chlorine is 35.5. Atomic mass of neon is 20.18. Atomic mass of hydrogen is 1, हम आगे पढ़ेंगे, 1.008। तो इस तरह से हमने एटॉमिक मास निकाला। एटॉमिक मास is the practical term we are using for most of the elements, ये हम कह सकते हैं। Then next we have to get an idea about molecular mass and its calculation. What is molecular mass and how do we calculate? No confusion. Atomic mass and atomic number, mass number, all this stands for element. ये सारे टर्म एलिमेंट से मतलब होते हैं। अब आगे हम पढ़ चुके हैं और अभी और बहुत ज्यादा पढ़ेंगे that कंपाउंड एक प्रकार का पदार्थ अलग होता है जो एलिमेंट से भिन्न होता है। एलिमेंट्स विभिन्न परिस्थितियों में रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड। Compounds are formed by the chemical union of 2 or more elements in certain ratio, simple ratio। उसको हम बोलते हैं यौगिक हिंदी में। और किसी कंपाउंड का जैसे ये एटॉमिक मास होता है एलिमेंट के लिए, कंपाउंड का भी जो वजन होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्यों? कि कंपाउंड का छोटे से छोटा कण, the smallest particle of a compound which will possess the same property as the big amount of compound is known as molecule। एटम को, एलिमेंट के हिस्से को तो उससे कोई दूसरे हिस्से में तोड़ ही नहीं सकते। तो आप एक पीस ले लीजिए, बॉन्ड ब्रेकिंग इट, the ultimate particle which you can just imagine will have the same property as the big piece of copper। But in case of compound, what happens? आगे बहुत ज्यादा पढ़ना है। It may get dissociated into its atom। जिन एटम से मिल करके बना है वो टूट सकता है इसमें। Of course, there are conditions when it can dissociate, when it can break। So, the ultimate particle of a molecule of a compound is molecule। कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल, देखिए बहुत जरूरी और सिंपल टर्म है। हमने देखा है कई विद्यार्थियों को, कई लर्नर्स को, कई स्टूडेंट्स को कि जहां सिंबल यूज करना चाहिए वहां वो फार्मूला यूज करते हैं, जहां एटॉमिक मास यूज होना चाहिए वहां मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं और उसमें कोई खास फर्क ही नहीं समझते। फॉर कंपाउंड मॉलिक्यूल,
per element atoms, atomic mass, atomic number. Similarly, here in case of a compound, the ultimate particle which will possess the property, smallest particle which will possess the property of the main compound is known as molecule. और molecule कई एटम से मिल करके बना होता है, जो कि वही हो सकते हैं या अलग अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बहुत शुरू के एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन का संकेत या सिंबल H है, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, ये सिंबल। If you simply write H, it represents one atom of hydrogen. O, one atom of oxygen. N, one atom of nitrogen. लेकिन अक्सर हम लिखते हैं O2, N2, H2, ये भी लिखते हैं, वो भी वही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन क्या हुआ है, किन्हीं खास परिस्थितियों में, conditions, under certain conditions, two atoms of hydrogen have combined together to form a substance which is known as compound, and that is H2, hydrogen gas. और हम आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब डाई एटॉमिक होते हैं। दो एटम मिल करके नेचर में रहते हैं, अलग अलग एटम रह नहीं पाते। They are so reactive, or conditions are there that which they do not exist independently. So when we write O2, it means we mean a compound, O2. Similarly, H2O, water, दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर के वाटर बना। कैसे बना है, किन कंडीशंस में रिएक्शन हुआ है, ये तो हमें बहुत ज्यादा और आगे बहुत पढ़ना है, और धीरे धीरे करके हम सीख लेंगे। लेकिन हमें अभी उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपाउंड होता है CaCO3। अब हम सिंबल ये कैटायन और एनायन ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, Ca is the cation and CO3 is the anion. It's a compound. It is calcium carbonate. ये कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एटम परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। तो अब इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सबके एटॉमिक मासेस को जोड़ दिया जाए। It is the sum of the atomic masses of different elements present in a compound. The number of atoms of different elements combined in a molecule may be one or more than one. It is necessary to multiply with the respective number of atoms. कैल्शियम का तो एक है, और अगर हम याद करें तो कैल्शियम का मास नंबर 40 है, 40। कार्बन एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, 6, द मास नंबर इज 12। अब देखिए, मास नंबर जोड़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर नहीं। और ऑक्सीजन का मास नंबर 16, but here you find that there are 3 atoms of oxygen, so you need to multiply by or add them up properly, you get 100. So the molecular mass of calcium carbonate is 100. अब कोई कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं उठता कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, molecular mass. Similarly, another very good example is hydrated ferrous sulfate, FeSO4.7H2। FeSO4 तो हमने पढ़ा हुआ है, फेरस सल्फेट। इसका अगर हम फार्मूला बनावें, इट इज फेरस सल्फेट। लेकिन ये जो फेरस सल्फेट पाया जाता है नेचर में, नॉर्मली मिलता है, वो
एक मॉलिक्यूल के साथ 7 मॉलिक्यूल पानी उसके साथ लगे रहते हैं। 7 molecules of water are associated with 1 molecule of ferrous sulfate. अनहाइड्रस नहीं मिलता जब तक कि हम उसको सुखाएं ना। अनहाइड्रस तो पाया नहीं जाता, ऑफ कोर्स बना सकते हैं हम, पानी उड़ा दो, it becomes anhydrous, but it is not that simple. So hydrated ferric sulfate is FeSO4.7H. Now let us see how we calculate the molecular mass of this compound. Fe mass number 56, sulfur 32, oxygen 4 atoms are there multiplied. तो इसको तो हमने अलग ही जोड़ दिया है FeSO, और H2O का अलग हमने जोड़ दिया। H2 2 1 into 2, actually the mass number of hydrogen is 1, क्योंकि 2 एटम है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2, 1 atom of 16 and 7 parts of it, तो 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, add them up, you get 278 atomic mass unit. AMU is atomic mass unit. We can write it as unit also, simply U. U भी लिख सकते हैं। Now, similarly, there is a compound, of course it has an acid, और अब तो आपको मालूम होगा ही, क्योंकि पिछली बार हमने जो अपने वीडियो में बताया है कि एसिड का फार्मूले में H जरूर होता है। एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड एक कॉमन एसिड है, H2SO4. It contains 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. So different elements are present in multiples of 2, 1, 4. अब उसी तरह से जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया फेरस सल्फेट के केस में, इसको भी हमने इसी तरह, हाइड्रोजन 2 into 1, सल्फर एक ही एटम है 1 into 32, and oxygen 4 into 16. Add them up, you get 98 units. So the molecular mass of sulfuric acid is 90. अब ये क्या होता है कंपाउंड के केस में, अक्सर हमको बहुत जरूरी होता है कि हम याद रखें। हर बार जहां हमें कैलकुलेशन करना हुआ हमने कैलकुलेट करने कर सकते हैं, we know the basics of it, can be calculated. लेकिन जो कॉमन कंपाउंड्स हैं जिनको हम अक्सर यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, इन चीजों के मास नंबर, ये मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए। और अक्सर ये जो मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है, इसको हम ग्राम्स में भी बताते हैं। तो हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। A molecular weight or molecular mass expressed in grams is known as gram molecule. और उसी को हम आगे और बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। That is, there is another concept, mole. So mass in gram is expressed as gram per mole. तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और इट इज जस्ट रिवीजन। देन we close here, and subsequently we shall take up another important topic regarding equivalent weight very soon. Please keep in touch with me and do subscribe. Thank you.